हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, इससे पहले हम यूपी बोर्ड में ठीक है 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें 4 वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पर, उसमें 20 क्वेश्चन आप कर चुके हो। आज जो हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है पार्ट 5, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 पार्ट 5 है। इसमें हम 21 से 26 तक 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या जो 6 क्वेश्चन होने वाले हैं 21 से 26 तक, इस 6 क्वेश्चन में हम जो लास्ट के टॉपिक बचे हैं न्यूमेरिकल के, ये कवर करने वाले हैं। इससे पहले 20 हम कर चुके हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वैद्युत रसायन से क्वेश्चन है। इस साल ऐसा लग रहा है कि इस साल यूपी बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक बार मैं बता देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए या मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। दिया है कुछ वैल्यू, आपको एक सेल दे रखा है। ठीक है, इस सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, सबसे ज्यादा बच्चे जो गलतियां करेंगे इसी में करते हैं। देखो, एक होता है इलेक्ट्रोड विभव और एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, या वो उससे कहेगा ईएमएफ, एक होता है मानक ईएमएफ। तो ईएमएफ जो होता है वैद्युत वाहक बल होता है, उसको हम नर्स समीकरण का यूज करके निकाल सकते हैं। जबकि जो इनोड सेल होता है, जिसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसमें नर्स इक्वेशन का कोई यूज नहीं होता है। सिंपल हम उसको कर सकते हैं। कैसे? तो कह रहा है एक समीकरण है, एक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का प्रस्तुतिकरण आपको दे रखा है Zn से Zn2 प्लस लवण से 2 है, फिर ठीक है, उसके बाद है Cu2 प्लस Cu। ये आपको ठीक है कोई सेल है, उस सेल का आपका प्रस्तुतिकरण दे रखा है। कह रहा है इस सेल के लिए कुछ दे रखा है, इनने क्या दे रखा है, देखो इस सेल के लिए ई नॉट Zn2 प्लस से Zn की वैल्यू दे रखी है, Zn2 प्लस 2 Zn, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है। कितनी है? इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू इसने दे रखी है। ठीक है, और ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu2 प्लस से Cu की वैल्यू जो है वो आपके लिए दे रखी है प्लस के 0.34 वोल्ट, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, ये वैल्यू इसने दे रखी है, ये दे रखी है। अब आपसे पूछा है कि भैया मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बच्चों? ये होता है ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ई सेल नहीं पूछा है, तो डायरेक्टली आप एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ई नॉट ऑफ राइट यानी कि दाया माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट यानी कि बाया। ठीक है, राइट एंड बाया। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई नॉट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। इसमें देखो, जब भी ये फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो कैथोड और एनोड और जो राइट और जो लेफ्ट है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए? ये दोनों ही अपचयन विभव होने चाहिए। अपचयन विभव क्या होने चाहिए? अपचयन विभव होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि एनोड पर तो लगाते थे ऑक्सीकरण विभव, कैथोड पे लगाते हैं अपचयन विभव, तो ये गलत हो जाता है। अब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ई नॉट सेल इक्वल टू, अब देखो कैथोड और एनोड हम पहचाने कौन से कि जिंक और एनोड में क्या होता है। तो जब भी सेल का प्रस्तुतिकरण दिया जाता है तो राइट में हमेशा कैथोड होता है, लेफ्ट में हमेशा क्या होता है? एनोड। तो एनोड है जिंक और कैथोड क्या है? कॉपर। तो हम बात करते हैं कैथोड पे अपचयन विभव चाहिए, तो यानी कि हमें चाहिए ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu माइनस क्या होगा? ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn, ये हमें वैल्यू चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ई नॉट Cu2 प्लस 2 Cu2 प्लस 2 Cu की वैल्यू कितनी है? प्लस के 0.34 वोल्ट है, माइनस ई नॉट Zn2 प्लस 2 Zn कितनी है? माइनस की है, माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, जैसे हम इसको ठीक है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.34 वोल्ट और माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट। अब इनको सब करेंगे 6 4 10 7 3 10 और 11, 2 के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ई नॉट सेल। बच्चों, ई नॉट सेल बराबर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा ये PYQ भी है, आ चुका है प्रीवियस ईयर में, अब भी इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। कई बच्चे
कई बच्चे क्या, कई सारे टीचर्स कहते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कहते हैं कि यहाँ पर सांद्रता दे दी है। सांद्रता तब जरूरत होती है जब हमें ई सेल निकालना होता है, हमें तो ई नॉट सेल निकालना है, तो यहाँ पर सांद्रता की कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 इसके बारे में हम देखते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाते हैं उसके बारे में भी हम देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दो द्रव है ए और बी के बाजदाब क्रमशः 80 और 60 है, ए के मोल इतने हैं, बी के मोल इतने हैं, तो मिश्रित विलयन का कुल बाजदाब ज्ञात करना है। तो ये राउल्ट के नियम का एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, अच्छा ठीक है। कह रहा है दो अवयव है, पहले हमारे पास ए और बी दो अवयव है, अब दोनों अवयवों में दोनों के बाजदाब दिए, ठीक है, शुद्ध अवस्था में बाजदाब दिए हैं पी नॉट ए। पी नॉट ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 80 mmHg, और पी नॉट बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें, ठीक है, 60 mmHg, ठीक है। उसके बाद में ए के मोल दे रखे हैं, यानी कि Na की वैल्यू हमें दे रखी है, कितने मोल है? ए के मोल है 3 और Nb यानी कि बी के मोल है हमारे पास 2, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा क्या है? कुल मिश्रण का बाजदाब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें इसका पीएस निकालना पड़ेगा, टोटल बाजदाब। अब बच्चों राउल्ट के नियम से आपने देखा था, राउल्ट का नियम, और वहीं पर आपने पढ़ा था डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो पीएस बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी, यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम यह कहता है कि दो या दो से अधिक अमिश्रणीय अवयव हो, जो गैसें या अवयव हो सकते हैं, जिनको हम बंद करते हैं किसी कंटेनर में या किसी फ्लास्क में, तो उन गैसों का आंशिक दाब कुल दाब के बराबर होगा, यानी पीएस बराबर पीए प्लस पीबी। अब आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, राउल्ट का नियम कहता है किसी भी अवयव के, किसी भी बाष्पशील अवयव का बाजदाब उस बाष्पशील अवयव के मोल प्रवाह के समानुपाती होगा, यानी कि पीए बराबर चाहिए होगा। और जैसे मैं इसे देखो तो पीए बराबर चाहिए पी नॉट ए हो जाएगा। पी नॉट ए क्यों लिया? क्योंकि शुद्ध अवस्था में बाजदाब नियत रहता है, तो ये समानुपात हटेगा तो ये आएगा वैल्यू। सिमिलर आप पीवी बराबर लिख सकते हैं चाई वी पी नॉट बी। अब इन दोनों को मान लो आप इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखेंगे। जैसे आप 1 में रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी एस बराबर चाहिए पी नॉट ए प्लस चाई वी पी नॉट बी। अब जैसे आप ये वैल्यू लगेंगे, अब आपके पास कंफ्यूजन आ गई। देखो पी नॉट ए पी नॉट बी तो आपके पास है, चाहिए चाई वी वैल्यू आपके पास नहीं है, वो निकाल सकते हैं। देखो चाहिए बराबर क्या होता है? ए के मोल प्रभाज बराबर ए के मोल बटे कुल मोल। ए के मोल कितने? Na, और कुल मोल कितने? Na प्लस Nv, तो ये इसके कुल मोल हो जाएंगे। ए के मोल Na की वैल्यू है 3 लगा दो, ठीक है, Na की वैल्यू है 3 और Nv की वैल्यू है 2। अगर हम बात करें तो चाहिए की वैल्यू आएगी 3/5। अगर मुझे चाहिए चाहिए तो बच्चों आपको बताया था किसी भी विलेन के लिए चाहिए प्लस चाहिए बराबर हमेशा कितना होता है? 1। बहुत अच्छे, ठीक है। इसका मतलब चाहिए बराबर आप क्या कर सकते हो? 1 माइनस चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस 3/5, यानी कि चाहिए जो आएगी वो 2/5 आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारे पास चाहिए की। अब सिंपल सी वैल्यू रखो, पीएस निकाल लो। पीएस बराबर चाहिए की वैल्यू है 3/5 इंटू पी नॉट ए देखो कितना है? 80 है, प्लस चाहिए कितना है? 2/5, और पी नॉट बी कितना है? पी नॉट बी है बच्चों 60। अगर इसे देखोगे 16 पंजे 80 और 12 पंजे 60, अगर इसे सॉल्व करोगे तो पी एस बराबर 16 3 48 होता है और 12 दूनी 24 होता है। 24 और 48 जोड़ दो आप, 8 4 12 को 2 हासिल 1 2 4 6 और 1 7, यानी कि जो कुल मिश्रण का बाजदाब होगा, ठीक है, इसने क्या दिया? mmHg, तो mmHg में ही आप निकाल दो, यानी कि कुल मिश्रण का जो बाजदाब होगा 72 mmHg होगा, और ये हमारा आंसर होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? ठीक है, देखते हैं जरा किस टाइप का क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 27 डिग्री सी पर यूरिया के M/10 मिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो T बराबर बच्चों दे रखा है 27 डिग्री सी, डिग्री सी में नहीं लगाएंगे, 27 में 273 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन ताप हो गया। आगे कह रहा है कि M/10 यानी कि जो सांद्रता दे रखी है वो दे रखी है 1/10 M मोलरता या सांद्रता की परासरण दाब की गणना कीजिए। विलयन के परासरण दाब यानी कि ये निकालना है,
और देखो आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन मोल केल्विन या मोल किलो केल्विन मोल लिख दो, कुछ लिख दो, ठीक है। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब सिंपल सा फॉर्मूला देखो, अगर इसमें कुछ नहीं बोला है वियोजन संयोजन, तो हम इसमें वन ऑफ कारक का यूज नहीं करेंगे, सिंपली हम यूज करेंगे पाई बराबर, ठीक है, CRT। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सी। अब सी हमें दे रखी है, अब देखो इक्वेशन क्या है, डायरेक्ट आप वैल्यू लगाओ। तो सी कितना है, सी का है वैल्यू 1/10, आर कितना है 0.0821 और टी कितना है बच्चों 300। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे, जीरो से तो जीरो काट दो, पॉइंट हटा के 4 जीरो बढ़ा लो, 1 2 3 4, एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये हो जाएगा 821 की गुणा करनी है आपको 3 से। पहले 821 की गुणा करा दो 3 से इंटू 10 की पावर -3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, 3 की मल्टीप्लाई इससे, जैसे कराओगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, 24 63 गुणा 10 की घात -3, और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.463 बस, ठीक है, पाई। और ये आएगा आपका किस में आएगा, ये आएगी वैल्यू आपकी एटीएम में। तो 2.463 एटीएम, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? देखो देख रहे हो बच्चों किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, रद्दी से क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, 9 नंबर पक्के हैं, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था, मगर बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा लगा, कुछ नया पूछा है यूपी बोर्ड ने, ना तो घिसे बैठे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्वथनांक उन्नयन, इसमें थोड़ा सा इनने वैद्युत रसायन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन। कह रहा 298 केल्विन ताप पर, कई बच्चे कहेंगे कि ताप का तो यूज नहीं हुआ, बिल्कुल। जब मैंने आपको नष्ट समीकरण ड्राइव करना सिखाई थी, तब मैंने बताया था वो जो नष्ट समीकरण है वो T बराबर 25 डिग्री C या 298 पे वैलिड है, नष्ट समीकरण से क्वेश्चन करेगा। कह रहा 298 ताप पर, ठीक है, ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नष्ट समीकरण लिखिए, नष्ट समीकरण लिखी हुई है, ठीक है, पर उपरोक्त सेल का EMF अगर 0.59 है तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले जो नष्ट समीकरण है वो दे रखी है, Ni सॉलिड से स्लैश Na2+ बन रहा है, Na2+ और इसकी जो सांद्रता है वो दे रखी है बच्चों कितनी है, 0.01 m है। इसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगाता है वो, ठीक है, और उसके बाद लगाता है CO2+ की भी सांद्रता इसने दे रखी है, कितनी है 0.1 m है, और स्लैश Cu सॉलिड, ठीक है, Cu सॉलिड। अब ये बोला है, कह रहा है इस सेल के लिए उपरोक्त सेल के लिए EMF दे रखा है। EMF का मतलब क्या है बच्चों, ई सेल आपको गिवन है, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, ई सेल कितना है, ई सेल सॉरी गिवन है 0.59, ये 0.59 वोल्ट आपको दिया है, ठीक है। कह रहा है तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव अभी मैंने आपको बताया था, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इनोड सेल, और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई सेल। अब इनोड सेल आपको निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4 में आएगा, 2 तरीके से रहता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और कुछ इसने वैल्यू भी दी है, वो भी देख लेते हैं क्या दे रखा है इन्हें वैल्यू दे रखी है कि इनोट Zn2+2 Zn2+2 Zn की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, ये वैल्यू है आपके पास +0.76 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू दे रखी है इनोट Cu2+2 Cu, ठीक है, और ये आपको दे रखी है वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, ये ऐसा कुछ इसने दे रखा है, ठीक है। यहीं से हमें सॉल्व करके निकालनी है वैल्यू को, ठीक है। जिंक की वैल्यू क्यों दे रखी है, जब इन्होंने निकल दे रखा है तो सॉरी ये वैल्यू इसकी नहीं है, ठीक है। आगे देखता हूँ दी है कि नहीं दी है, नहीं दी है, ठीक है। वैल्यू देनी भी नहीं चाहिए जब इनोड सेल उसने पूछा है, ई सेल आपको दे रखा है, सॉरी, ठीक है, इसमें वैल्यू नहीं दी है, वो अगले क्वेश्चन की थी। तो इसमें हो जाए 298 केल्विन पर हमें EMF की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें नष्ट समीकरण लगा देनी है। नष्ट समीकरण आपने पढ़ी होगी, ई सेल इक्वल टू इनोड सेल
इनोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 10 बेस उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, तो उत्पाद है उसका आप सक्रिय द्रव्यमान लगा दें, अपॉन क्या होता है अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अब ये इक्वेशन आपको लगानी है, ये ना समीकरण है। अच्छा देखो इनोट सेल आपको निकालना है, तो इनोट सेल निकालने के लिए इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं इनोट सेल बराबर ई सेल, ये पूरा का पूरा ड्रामा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.059 0.059 होता है, 0.059 होता है जी, 0.059 n log 10 बेस उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। अब बच्चों यहां पर कई सारी कंफ्यूजन आती है बच्चों के पास। पहली बात ई सेल तो है, एन क्या है, उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, अभिकारक का क्या होगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है, जो हमें सेल का प्रस्तुतिकरण दिया है उससे हमें सेल अभिक्रिया बनानी पड़ती है। तो हो क्या रहा है, सबसे पहले Na सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Na2+ में और प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एनोड पर हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम देख रहे हैं Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड बना रहा है, ये अभिक्रिया आपकी आ गई 2। अब देखो ये 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं होती है, यदि को जोड़कर हम सेल अभिक्रिया बनाएंगे तो कैसे बनती है, तो क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉनों से गुणांक कर दो इसमें, इसके इलेक्ट्रॉनों के गुणांक से गुणा कर दो, इधर 2 से 2 कट रहा है तो काट दो, जोड़ दो अभिक्रिया, तो ये बन जाएगा देखो Na सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस यानी Cu2+ और प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एरो उत्पाद में उत्पाद जोड़ दो, Na2+ प्लस ऑफ Cu सॉलिड और प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसका हमें निकालना है। अब इसमें देखो ये उत्पाद पार्ट हो गया, ये अभिकारक हो गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, n बराबर हो गया 2। अब लगा दो वैल्यू, तो देखो इनोट सेल बराबर ई सेल कितना है 0.59 प्लस 0.059 n कितना है 2 है, log 10। अब उत्पाद कौन है, उत्पाद है Na2+ और Cu+ अपॉन अभिकारक कौन है Na और Cu2+। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहती है बच्चों के पास कि Na और Cu की वैल्यू कहां से लाए। Na और Cu की तो सांद्रता दे रखी है, Cu2+ की सांद्रता 0.1 दे रखी है, Na2+ की 0.01 दे रखी है, Na और Cu की तो सांद्रता दे रखी है। तो 11th का पार्ट है, 11th में बताया जाता है, जब आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, रासायनिक साम्य नियतांक पढ़ाया गया था, तो वहां पर बताया जाता है कि शुद्ध ठोस तथा शुद्ध द्रव का जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वो हमेशा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पर ये 1 मान सकते हो और 1 इनकी जगह रखो तो ये कट जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू बचेगी 0.59 प्लस 0.059 अपॉन 2। अब बच्चों इनकी जो यूनिट्स है, मतलब जो सांद्रता है वो लगा दो। देखो Na2+ की सांद्रता कितनी है 0.01 ये लगा दो, और NaCU2+ की कितनी है 0.1 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.59 प्लस 0.059 अपॉन 2, और ये हो जाएगा log 10 बेस 10 की पावर -1 माइनस आएंगे आगे, ये बचेगा 0.59 माइनस 0.059 अपॉन 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इनोट सेल वैल्यू आ जाएगी निकल के, जो भी आएगी वो आपका आंसर होगा। 0.59 और 0.059 इन दोनों को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी इनोट सेल की वैल्यू। और इनोट सेल है तो सेल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, मतलब मानक वैद्युतवाहक बल का जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 24। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, बढ़िया क्वेश्चन था 24, काफी बच्चे नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, यूपी बोर्ड में, ठीक है। सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है, सीबीएसई में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है, रासायनिक बलगतिकी का क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है? कह रहा है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बोले या दर नियतांक, बात एक ही है बच्चों। तो एक ही वैल्यू आपको दे रखी है प्रथम कोटि अभिक्रिया का, ये दे रखा है 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स है, मिनट इनवर्स है। तो मिनट में रहने दो, लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। कह रहा है इस अभिक्रिया का अर्धायु काल की गणना कीजिए, टी हाफ की गणना कीजिए। अब अर्धायु काल क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अर्ध होने में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जो टाइम लगता है या जो समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसी को हम कहते हैं अर्धायु काल। अब अर्धायु काल अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और ये किसके लिए है? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है उसका सूत्र होता है 0.693 अपॉन के। अब के आपको दे रखा है, लगा दो, टी हाफ इक्वल टू कितना होगा? 0.693 अपॉन के है हमारे पास 6.93 गुणा 10⁻³ जैसे ही आप देखोगे पॉइंट हटा के 3 जीरो बढ़ा लो और पॉइंट हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ा लो, तो 10⁻³ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 693 टाइम जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी टी है बराबर हो जाएगा 100 मिनट। अब जाहिर सी बात है मिनट में तो आंसर करेंगे नहीं, क्या करेंगे? सेकंड में आंसर करेंगे। तो टी हाफ बराबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 100 मिनट। अब 100 मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो। जैसे आप गुणा करेंगे तो टी हाफ बराबर आ जाएगा 6000 सेकंड, और ये होगा हमारा अर्धायु काल। अब बताओ, ये मुश्किल से 4 लाइन में आएगा इसका आंसर, और 4 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर आपके आसानी से आप कर सकते हैं, 4 लाइन 4 नंबर, ठीक है, बढ़िया। आज की वीडियो मतलब टोटल जो न्यूमेरिकल है उसका लास्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। ये पिछले साल क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में, ठीक है, अपने ही सेट में आया था। ये कैसा था क्वेश्चन? कहे काफी बच्चे करके आए थे हमारे यहाँ से, कई सारे जो टॉपर्स थे जिनके 97 नंबर आए थे, 2 बच्चे थे जिनके 97 नंबर आए थे, ठीक है, 2 बच्चे थे जिनके 95 नंबर आए थे, और एक बच्चा था जिसके 93 और एक के 92 नंबर आए थे। तो वो ये सारा क्वेश्चन करके आए थे। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट थे उन सबकी टाइटाई फेस हो गई, क्योंकि जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, 3 चीजें उसने पूछ रखी थी। क्या था? तो कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने विलयन का सांद्रता 10% है। बस यहीं पर कंफ्यूजन हो गया, कई बच्चों की सन्नाटा छा गया जब इन्होंने देखा कि 10% W/W है। यदि इस विलयन का घनत्व यानी D आपको दे रखा था 1.20 ग्राम प्रति ml, अगर घनत्व इतना है तो गणना कीजिए। गणना किसकी करवाई है? सबसे पहले इसने पूछा है मोललता बताइए। आप पहले ये बताइए कि इसकी मोललता क्या होगी, ठीक है। दूसरा इसने पूछा है, दूसरा आप ये बताओ इसकी मोलरता क्या होगी। और तीसरा इसने पूछा है कि प्रत्येक विलयन में प्रत्येक घटक के मोल अंश ज्ञात करने। मोल अंश यानी विलेय के भी निकालने और विलायक के भी निकालने। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सबसे पहले कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो गए कि यार करे कैसे सॉल्व, तो बड़ा सिंपल है, दो कैसे करें। मैंने आपको बताया था W/W, जितनी परसेंटेज आपको दी जाती है उतने ग्राम में विलेय होता है, और कैपिटल W विलयन का भार होता है। तो मैं कह सकता हूँ ग्लूकोज का भार, और जो विलेय का भार होता है यानी विलेय की जो भी चीजें होती है, भार, द्रव्यमान या मोल, वो सब स्मॉल वैल्यू से यूज करते हैं, मतलब स्मॉल w, स्मॉल m और स्मॉल n। और जो विलायक की सारी चीजें होती है वो कैपिटल W, कैपिटल M और कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल w बराबर तो 10 ग्राम हो गया, यानी ग्लूकोज का अणु भार हो गया 10 ग्राम। अब ग्लूकोज है वो भार, सॉरी अणु भार नहीं भार, तो ग्लूकोज का भार हो गया 10 ग्राम। अब ग्लूकोज है तो अणु भार तो सबको पता है कितना है, 180 ग्राम प्रति मोल होता है। अगर हम बात करें तो विलायक जलीय विलयन है, बने विलयन की सांद्रता दे रखी है, ठीक है, तो जल ही मान लेते हैं। तो कैपिटल W आप मान सकते हैं कितना है, 90 ग्राम। जल है या कोई विलायक है, 90 ग्राम विलायक है, ठीक है, 90 ग्राम है। इसका घनत्व तो आपको दे रखा है D बराबर दे रखा है 1.20 ग्राम प्रति ml। अब आपसे क्वेश्चन पूछे मोललता, बहुत अच्छे, मोलरता बहुत अच्छे, और मोल अंश निकालने यानी चाहिए अवयव के, मतलब विलेय के मोल प्रभाज और चाहिए भी विलायक के मोल प्रभाज, ये सारी निकालनी है। तो सबसे पहले मोललता निकालते हैं बच्चों। मोललता का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है विलेय के मोल बटे क्या होता है बच्चों, विलायक का भार। विलायक का भार किस में होना चाहिए,
ये होना चाहिए किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। अब लगाओ, विलेय के मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार है 10, विलेय का अणु भार है 180 और विलायक का भार कितना है 90 और ये ग्राम में है, तो इसलिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे आप इसे डिवाइड कर दें तो मोललता बराबर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 10 बटे 180, 1000 जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएंगे 90। अब जैसे सॉल्व करोगे 0, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है, जैसे आपने काटा ये हो जाएगा 100 और 18 90 162 हो जाएगा 162। और जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर आपकी मोललता आएगी, किसमें आएगी बच्चों, ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम में ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहला टॉपिक आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरा, ये थोड़ा सा टिपिकल है मोलरता निकालना। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर, वैसे मोलरता में रिलेशन होता है, वहां से भी आप कर सकते हो, इतना ज्यादा मत जाओ, ठीक है, सिंपल आप इसे करो। तो कैसे कर सकते हैं, तो मोलरता बराबर होता है, ठीक है, विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल, ठीक है, Na विलेय मान लिया, बटे विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अब आयतन हमें चाहिए, मोल तो आप बना सकते हैं, भार बटे अणुभार से मोल तो है मगर आयतन नहीं है। तो पहले हम देखें विलयन का घना तो हमें दे रखा है, कितना है 1.20 ग्राम प्रति ml। क्या विलयन का द्रव्यमान दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो विलयन का द्रव्यमान निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान जोड़ दो, 10 प्लस 90 जोड़ दो, यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया 100 ग्राम हो गया। अब आयतन आप निकाल सकते हैं, m बराबर क्या होता है B क्रॉस D, या B बराबर डायरेक्ट लगा देते m/d। अब m कितना है, द्रव्यमान है हमारे पास 100 और D कितना है, घनत्व है 1.20। तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो, ये हो जाएगा 1000/12, ठीक है, ये हो जाएगा 1000/12। अब बच्चों यहाँ पर बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं बच्चे समझते हैं डायरेक्ट लीटर में आ गया, जबकि ये वैल्यू आएगी मिलीलीटर में। हमें किस में चाहिए आयतन, हमें आयतन चाहिए लीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखो थोड़ी सी जगह खाली कर लेते हैं, ये पार्ट तो हो ही चुका है, इसको थोड़ा खाली कर लेते हैं, ठीक है, ये पार्ट को हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा तो ये हमारे पास मिलीलीटर में आया, जबकि हमें किस में चाहिए लीटर में। तो वॉल्यूम बराबर हमारे पास आ गया 1000/12, ये आएगा मिलीलीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करो, तो B बराबर हो जाएगा 1000/12 इंटू 1000, 1000 से 1000 काट दो, तो B आ जाएगा 1/12 लीटर। तो ये आ जाएगा 1/12 लीटर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब आयतन इतना आ गया। मोलरता आप निकाल सकते हो, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब विलेय का भार है 10, विलेय का अणु भार कितना है 180 और विलयन का आयतन कितना है लीटर में 1/12 है, ठीक है। तो यही निकाल लो आप, ठीक है, 10/180 और 12 जाएंगे ऊपर, 1 आएगा नीचे, 0 से 0 काट दो, 6 3 18, 6 दूनी 12। अगर आप देखेंगे m बराबर आएगा 2/3। अब 2/3 का मतलब पॉइंट लगा के 0.666, यही हमारे पास वैल्यू आएगी और ये आएगा बच्चों मोल प्रति लीटर में। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट जो आपने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट बचा है, उसमें पूछे प्रत्येक घटक के मोल अंश पूछे, यानी विलेय के भी मोल अंश पूछे और विलायक के भी मोल अंश पूछे। कैसे निकालेंगे तो देखो हमारे पास Na, विलेय के मोल निकालो, विलेय का भार है 10 और विलेय का अणु भार कितना है 180, तो ये आएगा हमारे पास 1/18। ये Na हो गए, Nb निकाल लो, देखो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 90 और अणु भार कितना होगा जल का 18 पंजे 90, ये 5 मोल होंगे और ये 1/18 मोल होंगे। तो आप चाहिए निकाल दो, चाहिए बराबर होगा Na प्लस Nv। अब डायरेक्ट आप वैल्यू लगाओ, Na कितना है 1/18 और प्लस 5। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखो 1/18 तो 18 रहेगा, 18 पंजे 90, 1 + 90/18 और 18 से 18 काट दो, तो ये हो जाएगा 1/91। 1/91 आएगा तो पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 0 तो 1 टाइम तो जाएगा, 9 बचेंगे, 900 हो जाएंगे, 10 टाइम तो जा नहीं सकते, 0.081 आ जाएगा, 0.018। तो ये आ गए मोल अंश चाहिए। डायरेक्ट आप सिंपल फॉलो करो, चाहिए प्लस चाहिए बराबर कितने होते हैं बच्चों 1, तो चाहिए बराबर हो जाएगा 1 - चाहिए
और 1 माइनस चाहिए की वैल्यू है 0.018। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास चाहिए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास टॉप 26 क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए। ज्यादातर आप ये 26 क्वेश्चन कर लो, ये मैं गारंटी लेता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आएगा। 25 के 25 जो 9 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं यूपी बोर्ड में, सब ये 26 क्वेश्चन में से ही आएंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करें, ज्यादातर आप क्या करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। न्यूमेरिकल में कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो वही दिक्कत आती है प्रैक्टिकल, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, बच्चे ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब यहाँ पर न्यूमेरिकल तो कवर हो चुके हैं यूपी बोर्ड में। अब यूपी बोर्ड में हर एक चैप्टर का वन शॉट बहुत जल्दी आने वाला है बच्चों। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई पहला चैप्टर लिया, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है या न्यूमेरिकल है, कहां से विकल्प बनते हैं, क्या होता है, उसको हम जल्दी लेके आएंगे और वन शॉट जल्दी ही लेके आएंगे, जिससे बच्चों के जो बोर्ड एग्जाम है 22 से शुरू हो रहे हैं, 7 मार्च को हमारा, ठीक है, केमिस्ट्री का है, ठीक है, तो वो जल्दी से आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए और बहुत अच्छे नंबर लाएं। ज्यादातर बच्चे 100 लेके आए, मैं तो कह रहा हूं, कहीं तो टफ नहीं है केमिस्ट्री में 100 लाना। अगर आप पढ़ाई करेंगे बहुत अच्छे से तो 100 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।